स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विधानसभा की रचना। प्रत्येक राज्य में भी एक व्यवस्थापिका होती है जिसे कि हम कहते हैं राज्य विधानमंडल। और इस राज्य विधानमंडल में कुछ राज्यों में तो केवल एक सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है, और कुछ राज्यों में दो सदन है। तो पहला सदन कहलाता है विधानसभा और दूसरा सदन कहलाता है विधान परिषद। तो जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, हमें ये ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडल में सम्मिलित है राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में एक सदन है जिसे विधानसभा कहते हैं, कुछ राज्यों में दो सदन है, पहला सदन विधानसभा और दूसरा सदन विधान परिषद। तो आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद की रचना। सबसे पहले बात हम इसमें करते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 168 की। और अनुच्छेद 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों तथा कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। तो देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 168 में भी ये कहा गया है कि जो विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है, उसमें कौन कौन सम्मिलित है। उसमें राज्यपाल शामिल है और कुछ राज्यों में दो सदन शामिल हैं और कुछ राज्यों में एक सदन शामिल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें एक ही सदन है। तो जब हम विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल का तात्पर्य होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब इसके बाद बात हम करते हैं आर्टिकल 169 की। देखिए, 169 क्या कहता है। आर्टिकल 169 ये कहता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ राज्यों में तो विधानमंडल का एक सदन है, कुछ राज्यों में दो सदन है। तो अब प्रश्न ये उपस्थित हो, तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों है, कुछ राज्यों में एक सदन है और कुछ राज्यों में दो सदन क्यों है। देखिए, किसी राज्य में एक सदन होगा या दो सदन होगा, ये डिसाइड करती है उस राज्य की विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों मिलकर। यानी कि उस राज्य की विधानसभा और संसद दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगी कि उस राज्य में विधानमंडल का एक सदन होगा या दो सदन होगा। और आर्टिकल 169 भी इसी के बारे में कुछ कहता है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दे यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। यानी कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी कि इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से क्या अभिप्राय है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद यदि पार्लियामेंट भी ये कह देती है कि पार्लियामेंट भी वो प्रस्ताव पारित कर देती है, तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो भी सकती है और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। यानी कि किसी राज्य में विधानमंडल एक सदन वाला होगा या दो सदन वाला होगा, इस बात के निर्णय करने का अधिकार राज्य विधानसभा और भारतीय संसद को प्राप्त है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखेंगे कि किसी राज्य में विधानमंडल के दो सदन होंगे या एक सदन होंगे, ये निर्णय कौन करता है। तो ये निर्णय करती है उस राज्य की विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों मिलके। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि विधान परिषद है। तो इस समय हमारे देश में ऐसे 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर कि विधान परिषद है। कौन कौन से स्टेट्स में विधान परिषद है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, सीमांध्र, तेलंगाना। तो ये 7 राज्य हैं जहाँ पर कि इस समय विधान परिषद है।
तो आइए अब हम विधानसभा के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। विधानसभा, तो सबसे पहली चीज़ हम ले लेते हैं इसमें सदस्य संख्या, कि विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। देखिए, हमारे संविधान में केवल ये बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी और अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 ये कहता है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम संख्या होगी 60। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 500 और कम से कम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। देखिए, ऐसी व्यवस्था की गई है कि विधानसभा का जो एक सदस्य है वो कम से कम 75,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अपवाद हैं इसके भी, जैसे कि असम के स्वाधीन जिले, शिलोंग की छावनी, नगर पालिका के क्षेत्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही छोटे जिले हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो यहाँ पर इस नियम को फॉलो नहीं किया जाता। विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, ये जब हमारा संविधान बना उस समय डिसाइड किया गया था, और ये कहा गया था कि हर जनगणना के बाद विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी ये निश्चित की जाएगी। लेकिन 2002 में जो 84वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये कह दिया गया है कि सभी राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी, और उसके बाद भी जब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा ये सदस्य संख्या यथावत बनी रहेगी। यानी कि इस समय विधानसभा के जितने सदस्य हैं, हर राज्य की विधानसभा के जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या 2026 तक एज इट इज़ बनी रहेगी, और ये निर्धारित किया गया है 84वें संविधान संशोधन के अनुसार, जो 2002 में किया गया था। अब हम बात करें स्थानों के आरक्षण की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकसभा, विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो इसी तरीके से विधानसभा में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 2010 में जो 95वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें यह कह दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था जनवरी 2020 तक एज इट इज़ बनी रहेगी। इसके अलावा एक बात और है कि यदि राज्यपाल को ये लगे कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो विधानसभा में उस समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत भी कर सकता है। यानी कि राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, यदि राज्यपाल को ये लगे कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब इसके बाद हम लेते हैं निर्वाचन पद्धति, कि किस तरीके से निर्वाचित होते हैं विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आप जानते हैं कि चुनाव होते हैं एमएलएस के, उसमें वोट डालने जाते हैं जिनकी भी एज 18 साल से ज़्यादा होती है वो सब लोग। तो चुनाव के लिए हमारे यहाँ सिस्टम है वैध मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई है, साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है, और हमारे यहाँ पर जो सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एक सदस्यीय होते हैं। अब देखिए, मतदाता, जो मत देने वाला व्यक्ति है, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक तो 18 साल की आयु हो, भारतीय नागरिक हो, और पागल, दिवालिया ना हो, या और किसी अपराध से उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया गया हो। साथ ही उसका नाम मतदाता सूची में भी होना चाहिए। अब हम बात करें कि जो व्यक्ति विधानसभा के लिए खड़ा होना चाहता है विधानसभा के चुनाव में, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो,
साथ ही जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया था 1951 का, जिसके द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई थी, तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था उसके द्वारा निर्धारित की गई शर्तें भी पूरी करता हो। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे 1988 में जो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम था 1951 का, इसमें कुछ संशोधन करते हुए ये व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लगा है, तस्करी में लगा है, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, खाद्य पदार्थ, दवाओं में मिलावट करने वाले, फेरा जिसका नाम है विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम, उसका उल्लंघन करने वाले या महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा। तो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसमें संशोधन करते हुए 1988 में ये व्यवस्था की गई कि उपरोक्त जो अपराध अभी मैंने आपको बताए, अगर कोई व्यक्ति इनमें लिप्त है तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि विधान मंडल का अगर कोई सदस्य है तो उसकी सदस्यता किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इसमें पहली बात तो इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य है, विधान परिषद का भी सदस्य बन गया, तो उसको एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। या मान लीजिए कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य भी है और संसद का सदस्य भी बन गया, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। वो दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए कोई भी सदस्य विधान मंडल की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई भी मेंबर, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, अगर वो बिना सदन को इन्फॉर्म करे, बिना सदन की आज्ञा के 60 डेज तक सदन की बैठकों में नहीं जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तीसरी कंडीशन इसमें यह है कि यदि निर्वाचित होने के बाद उसमें अगर कोई ऐसी अयोग्यता पैदा हो जाती है या उसमें कोई निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती, जैसे कि हमने कहा वो भारत का नागरिक है, अब मान लीजिए वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या हमने कहा वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मान लीजिए वो लाभ का पद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। इसके बाद अब हम यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करना चाहेंगे और वो है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ये कहा गया था कि दल बदल की कुछ परिस्थितियों में विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और बाद में जो 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, उसके द्वारा इसको और अधिक कठोर बना दिया गया। तो अब ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें कि विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। जैसा कि पहला तो ये है कि अगर कोई विधायक दल बदल करता है तो तुरंत उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, यदि कोई सदस्य अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे। इसे हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक दल ये आदेश जारी कर देता है कि इस विषय पर मतदान होने वाला है और उसके दल के सदस्यों को इसके पक्ष में या विपक्ष में मतदान करना है। उसके बावजूद भी जो व्यक्ति है जो उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है वो उसके निर्देश के प्रतिकूल मतदान करता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सदस्य निर्दलीय रूप से निर्वाचित हुआ है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मान लीजिए यदि कोई मनोनीत सदस्य है और वो मनोनीत सदस्य शपथ लेने के बाद 6 माह की अवधि में किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कि किसी विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। यहाँ एक चीज़ का मैं उल्लेख और करना चाहूँगी कि अभी जो मैंने आपको बताया था 91वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा दल बदल को और अधिक कठोर बना दिया गया था, उसमें राजनीतिक दलों के आपसी विलय को दल बदल नहीं माना गया है। यानी कि कोई जो व्यक्ति है वो दल बदल नहीं कर सकता, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में विलय करती हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो देखिए, कार्यकाल विधानसभा का होता है 5 ईयर्स। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी विधानसभा को भंग कर सकता है। और जब संकट काल होता है तो संकट काल की स्थिति में संसद कानून द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। ये कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। और किसी भी स्थिति में संकट काल समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा अवधि तक इसका कार्यकाल नहीं रहता। अब हम बात करें पदाधिकारियों की, तो देखिए 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं इसमें। एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। और इन दोनों ही ये जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको हटाने का अधिकार भी विधानसभा के सदस्यों के पास ही है। और इनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है, उस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। अब हम इनके जो अध्यक्ष हैं उनके अधिकार और कार्यों की बात करें तो देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य और अधिकार बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार होते हैं। कुछ की चर्चा मैं करना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कि विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्यवाही का संचालन करना, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना। अगर कोई सदस्य इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो असंसदीय हैं तो उनको वो बाहर भी निकाल सकता है संसद की कार्रवाई से। मतदान करवाना किसी विषय पर, परिणामों की घोषणा करना। और देखिए, सामान्य परिस्थितियों में तो वो मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आते हैं तो वो निर्णायक मत का भी प्रयोग करता है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है। जब विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। वो लोक विधानसभा की बहुत सी समितियों का पदेन सभापति होता है। तो इस तरीके से अध्यक्ष बहुत सारे कार्यों का संपादन करता है। और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे विधानसभा की रचना को। इसके आगे के वीडियो में हम विधानमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम विधानसभा और विधानमंडल की शक्तियों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।